अरे आप बिंदुमती हमारी बात तो सुनो। हमको कुछ नहीं सुनना है। और अब सुनो। अरे हम नहीं बोले भाई, हमने नहीं छेड़ा है। मामा हमको फंसा के भाग गया। अरे बहुत बड़ा गुनहगार है, ये बात हम कह रहे हैं। हम लल्लन जी, पीडब्ल्यूडी वाले लल्लन जी। देर हो रही है तो जल्दी कहाँ नहीं उठते? हाँ, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हमसे तो किसी ने कहा नहीं। अब पता नहीं सर को किसने कहा यहाँ आने के लिए, वही बताएंगे। सर आपको किसने कहा रायपुर आने के लिए? रायपुर आने के लिए हमें हमारे मित्र और बहुत अच्छे व्यक्ति जी मिस्टर शेखर चौहान ने। सबको बताने की जरूरत नहीं, राकेश श्रीवास्तव जी हैं, आप जानते ही होंगे। और किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत मैं समझता नहीं हूँ। सीधे सीधे मैं सर से ये पूछना चाहूँगा सर कि जो थिएटर की जो दुनिया होती है सर, क्या आज भी आप थिएटर को मिस करते हैं कि थिएटर करते भी हैं आप? नहीं सर, देखिए क्या है कि पहले मैं थिएटर करता था जब मुंबई। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। जिस तरीके का अमूमन होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली में दो बेटे हैं तो एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। मैं बड़ा था तो मुझसे उम्मीद की जा रही थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो छोटा वाला तो इंजीनियर बन गया, बड़ा वाला नालायक निकल गया। तो लेकिन मेरे अंदर की जो प्रतिभा थी मेरे पापा ने अच्छी तरह से पहचाना। और मैं साइंस ग्रेजुएट होने के बाद पापा ने पूछा तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा सर पापा मैं अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अगर जाना है ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके लो। तो मैं भारतीय नाट्य अकादमी BNA लखनऊ मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से ड्रामेटिक आर्ट्स का डिप्लोमा किया, फेलोशिप की, वहाँ पर फ्रीलांसिंग की, पढ़ाया और तब मैं मुंबई आया। तो रंगमंच मैं वहाँ भी करता रहा और चूंकि मेरी जो अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर के जो बच्चे को पूरी तरह से पाला पोसा गया है वो रंगमंच में पाला गया है, थिएटर में पाला गया है। तो रंगमंच तो मेरे अंदर है ही। लेकिन हुआ क्या, जब मैं वहाँ पहुँचा और जब मैंने टेलीविज़न करना शुरू किया, टेलीविज़न का ज़माना शुरू हुआ था। पहले वीकली होता था, फिर कुछ फिल्में हुई, कुछ ये कर, जब मैं प्ले करने लगा तो हुआ ये कि उसी दौरान डेली सोप्स का ज़माना शुरू हो गया। डेली सोप मतलब महीने के 22 दिन आपको देने हैं जी, तो आपको वक्त नहीं मिलता था कि आप थिएटर कर सको। जैसा कि मैंने बताया कि मैं थिएटर देखता हूँ वहाँ पे, चाहे वो हिंदी थिएटर हो, मराठी हो, गुजराती हो, अंग्रेजी हो, मैं जाके देखता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि रंगमंच मैंने इस तरीके से नहीं छोड़ा है, एक तो देखिए दर्शक के रूप में मिलकर के, दूसरा वहाँ पे कई लोग जो है ना रंगमंच में अपने अपने थिएटर वर्कशॉप्स वगैरह करते रहते हैं, तो मैं उनके पास जा करके उनके साथ जुड़ता हूँ। जैसा मैं बताऊँ अभी आज अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाई। रायपुर के थिएटर के लोगों से आज मेरा एक इंटरेक्शन होने वाला था जी, किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं जिस शहर में जाता हूँ शूटिंग के लिए या इसके लिए ना, तो मैं वहाँ के सारे थिएटर के लोगों के साथ ना मिल करके 2 घंटा समय व्यतीत करता हूँ, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा रंगमंच से जुड़ाव आज भी है सर। लाइव, उसके बाद टीवी और फिर सीधा सिल्वर स्क्रीन, ये जो बड़े पर्दे का जो एक मौका आपको मिला उसको हम जानना चाहेंगे। ऐसा क्या सिचुएशन रही होगी कि आपको एक अच्छा स्कोप उसमें मिलने लगा, फिर फिल्मों में मिलने लगा? अब आपने जो बात कही है तो मैं आपको बता दूं, मैं एक प्ले कर रहा था मुंबई में राजा बुंदेला सुष्मिता मुखर्जी के साथ जी, ट्यूरिन चीन की हसीना, उसमें मैं कॉमेडी प्ले था। उसको देखने के लिए वहाँ पे मुझे नहीं, राजा बुंदेला और सुष्मिता मुखर्जी का नाम था, तो उन्हें देखने के लिए जो दर्शक आते थे उनमें से फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग आते थे। तो एक राइटर साहब आए, वो एक फिल्म की शुरुआत करने जा रहे थे, एक लड़का एक लड़की, सलमान खान, नीलम, अनुपम खेर साहब जी के। उनको मेरा वो काम पसंद आया। उनके फिल्म में एक किरदार था, वो खेर साहब के बेटे का था। तो उन्होंने डायरेक्टर को मेरा नाम सजेस्ट किया और मुझे मेरी पहली फिल्म मिल गई। क्या बात है। तो रंगमंच जी के मंच से ही मुझे फिल्म में काम मिला। उसी फिल्म को देख करके सफारी फिल्म मिली मुझे, संजय दत्त, जूही चावला, और फिर टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। मेरा सौभाग्य है कि मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काफ़ी काम किया टेलीविज़न में।
बाप रे बाप किया मैंने जी टीवी का, और ये क्या कहना चाहिए, आनंद महेंद्रू जी का बहुत ही पॉपुलर सीरियल, उसमें मुझे अलग अलग किरदार करने का मौका मिला, देख भाई देख जी। फिर टेलीविजन का सिलसिला चलता रहा, इस बीच बीच में मैं फिल्म भी करता रहा। एक सेंटेंस मैंने देखा कि मेरे फिल्म में बड़ा छोटा छोटा किरदार मिल रहा है, मैंने एनालाइज किया, हाँ यार मेरे जैसे एक्टर्स को लेके कोई हीरो तो बनाएगा नहीं फिल्म में। तभी मैंने अंग्रेजी का एक स्लोगन पढ़ा, इट इज बेटर टू बी ए हेड ऑफ ए रैट देन टेल ऑफ ए लॉयन। मतलब ये हुआ कि चूहे का सिर होना ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है एक शेर की पूंछ से। तो मैंने उसको अपने अंदर ये लिया कि यार टेलीविजन में जो आपको किरदार मिल रहा है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन मिल रहा है, जिस किस्म का किरदार आप करना चाह रहे हैं वो मिल रहा है, वो हेड ऑफ ए रैट हो गया मेरे लिए। और जो सिनेमा में कर रहा हूँ उसमें मुझे सीन्स मिल भी रहे तो कट भी जा रहे हैं, तो पता चला मैं टेल ऑफ ए लॉयन तो कह रहा हूँ, पता चला टेल ऑफ ए लॉयन के कुछ बाल ही बचते हैं उसमें जिसमें आपका परिचय ठीक से नहीं हो पाता है। तो वो दौर चलता रहा, और इत्तेफाकन सब टीवी जब शुरू हुआ तो कॉमेडी सीरियल्स लगातार 16 साल कोई ना कोई सीरियल में करता रहा। ऑफिस में अलग अलग किरदार करता था, यस बॉस में करता था, देख भाई देख वहाँ पर भी फिर से शुरू हुआ। उसके बाद श्री सिफारशी लाल, उसके बाद ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ शेखर सुमन के साथ, FIR 4.5 साल में अलग अलग किरदार करता रहा। तभी मुझे लापता गंज में बुलाया गया, 5.5 साल मैंने वो भी किया। लापता गंज, मैं कहूँगा टेलीविजन ने मुझे नाम दिया, शोहरत दी पूरी दुनिया में, जो लोग जानते हैं वो लापता गंज का जो किरदार लल्लन जी का है, जिसका आपने लोगों से परिचय कराया, तारुफ कराया, तो वो मेरे जीवन में एक वो आया, हर एक्टर के लिए होता है। उसने काम मैं पहले भी कर रहा था, नाम भी हो रहा था, लेकिन एक मुकाम आता है ना जब आप पूरे दुनिया में जाने जाते हो, वो मिला। उसके बाद मैं फिर OTTs भी कर रहा हूँ, फिल्म्स भी कर रहा हूँ। मैंने सन ऑफ सरदार किया अजय देवगन के साथ, आमिर खान के साथ तलाश की मैंने फिल्म, वाह ताज किया, न घर के न घाट के। अभी 7 अप्रैल को मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, 10वीं, अभिषेक बच्चन साहब है, अभिषेक बच्चन साहब है, और पहली बार मुझे एक फिल्म में एक बायोग्राफिकल कैरेक्टर करने का मौका मिला। तो हर एक्टर की तमन्ना होती है कि काश कभी कोई मुझे एक बायोग्राफिकल कैरेक्टर मिले। उसकी कहानी में एक जगह अभिषेक बच्चन साहब जो है वो इतिहास पढ़ते हैं फ्रीडम फाइटर्स के, उसमें लाला लाजपत राय का किरदार आता है, जो लाइव होता है उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो मेरे 4-5 छोटे छोटे लेकिन बहुत ही अच्छे सीक्वेंस अभिषेक बच्चन साहब के साथ लाला लाजपत राय का किरदार मैंने किया। क्या बात है, हम भी इंतजार हैं, हमको भी साथ जरूर चाहूंगा, मैं सबसे कहूंगा आप जरूर फिल्म जाके देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक बच्चन की एक अलग किस्म का किरदार है फिल्म में, और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है। मैं एड्स वगैरह करता रहता हूँ, मेरा जोमेटो, पेटीएम सब में, हाँ, और HDFC अर्गो, और मेरा सौभाग्य देखिए, मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 7 अप्रैल को, जिसमें मैंने अभिषेक बच्चन साहब के साथ काम किया है, और मैं अभी एक RBI का ऐड करके आ रहा हूँ, वो क्या बात है, अमिताभ बच्चन जी के साथ करके आ रहा हूँ। वाकई में तोले में तो आगा हो गया, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। मैंने एक फोटो भी देखी बच्चन जी के साथ, शायद वो उसी एड की है। जी हाँ। सर लेकिन समझना चाह रहा था कि एक पीढ़ी है जो आपके सीरियल्स को देखते हुए जवान हुई है, उसमें हम भी शामिल हैं। मतलब काफी लंबा समय आपने टेलीविजन में दिया। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे मैं बूढ़ा मैंने तो जवानी की बात की है। आप जवान हुए ना, तो मैं भी आपके साथ जवान हुआ हूँ। क्या बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभिनेता कभी बूढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो मैं उसमें ये समझना चाह रहा था कि जो टेलीविजन इंडस्ट्री में जो बदलाव हुए हैं, क्योंकि देख भाई देख उससे पहले से आप इंडस्ट्रीज में, और अभी भी आप अभी तालमेल बना के आप आगे चल ही रहे हैं। मैं तो सबसे ये कहता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें नाम, शोहरत,
जो भी है जी। वो सब टेलीविजन की वजह बिल्कुल। से। तो अगर हम बदलाव की बात करें, क्योंकि बिल्कुल। शो ऐसे, टीवी शो ऐसे होते हैं कि आप ऐसे बंध जाते हैं, एक सामाजिक कटाव तो हो ही जाता है कि आप कहीं से मिल नहीं पाते, और चूंकि लंबे लंबे शो कंपटीशन बढ़ गया है कि आपको 12 से 16 घंटे भी काम करने पड़ते जी, जी। होते हैं। उसी बदलाव को मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग उस समय थे ब्लैक एंड व्हाइट के टीवी के जमाने में, और अभी एलईडी उसके आगे का जमाना है, तो इसमें कैसा जैसा मैंने आपसे बताया ना, शुरुआत में ही बताया ना मैंने, कि रंगमंच से, थिएटर से मुझे इसलिए थोड़ा सा अपने को स्पेस लेना पड़ा, क्योंकि पहले वीकली सीरियल आते थे। बिल्कुल। तो महीने में 8 एपिसोड आते थे, तो हमें शूटिंग उस हिसाब से करनी पड़ती थी, हमारा वक्त होता था। फिर जैसे ही जो बदलाव की बात की ना आपने, तो जब इतने सारे प्राइवेट चैनल्स बन गए और सब में डेली सोप शुरू हो गया, तो जो डेली सोप शुरू हुआ ना, तो आपको 12-14 घंटे काम करेंगे नहीं तो आप अगले दिन दिखाएंगे कैसे? ये टेलीविजन की भूख जो होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। आपको 30 दिन में 22 दिन का खाना परोसना है, आधे घंटे का, और इन एन एवरेज 1.5 दिन से 1.25 दिन एक अच्छा एपिसोड बनाने में लगता है। तो वो बदलाव आया, तो समय बदलता है। लेकिन मेरा क्या कहना है, हमारे समय में जिन लोगों ने ये अपने अंदर एडेप्टेबिलिटी रखी कि आप वीकली करो तो 8 घंटे का काम कर रहे थे, अब डेली हो गया तो 12 घंटे का काम करना पड़ रहा, जिन लोगों ने ये एडेप्टेबिलिटी रखी वो आगे बढ़ते चले गए समय के साथ। जैसे आप लोगों ने ना बदलाव, ये बदलाव आया और आपको बदलाव के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक चीज हुई। आपने हमेशा लोगों के चेहरे में मुस्कान बिखेरी है, लेकिन उसके पीछे का क्या पक्ष, क्या आप किस चीज को दुखी होते होंगे? कब आपको लगता होगा कि यार ऐसे कोई मोमेंट हो तो वो शेयर कीजिए कि जब कोई हंसता नहीं तो मैं दुखी होता क्या बात है। हूं। देखिए आपके चेहरे पे हंसी आई, जी जी जी, मैं खुश हो गया। बहुत ही बढ़िया। नहीं आता तो बहुत दुखी होता। जी। मैं एक चीज और समझना चाह रहा था कि डायरेक्टर के इशारों पे एक्टर हमेशा चलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्टर की कुछ चीज होती है जो उससे आगे की होती है। तो आपने इतने सीरियल्स किए हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमने जो ये डायलॉग अभी आपका जो हाँ उसका है, तो उसमें कोई आपका खुद का एफर्ट रहा होगा, वो बताइएगा। जी देखिए क्या होता है ना, एक बात हमेशा मैं शेयर करता हूँ कि स्टोरी जो होती है ना जी, वो स्टार होती है, कंटेंट जो होता है टेलीविजन का वो स्टार होता है। राइटर जो लिखता है, तो आजकल टेलीविजन में या फिल्में भी आप देख रहे हैं ना, जब तक आपके डिफाइंड कैरेक्टर्स राइटर नहीं लिखेंगे तब तक एक्टर कुछ नहीं कर सकता है। जैसा कि आपने लापता रंग की बात करी, लोग अक्सर कहते हैं, आपने भी कहा कि भाई आपने कमाल कर दिया, आपने बहुत अच्छा रोल किया। हमने रोल तब किया जबकि राइटर ने एक अच्छा किरदार लिख के हमको दिया। एक्टर का, हम डायरेक्टर्स एक्टर हैं, आपने बोला डायरेक्टर का मान, हम डायरेक्टर्स एक्टर हैं। जो राइटर लिख के देता है, डायरेक्टर जैसे चाहता है उसी फ्रेम में रह के सोचते हैं। लेकिन जो चाह रहा है, अगर उसमें वो डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है ना, तो कोई एक्टर कुछ नहीं कर सकता है। इसका मैं आपको उदाहरण इस तरीके से देता हूं कि अमिताभ बच्चन साहब जो लेजेंड है, उनकी हर फिल्म हिट क्यों नहीं हुई? अमिताभ बच्चन साहब ने खराब अभिनय नहीं किया, उस कहानी में, उस किरदार में वो डिफाइंड नहीं रहा होगा, वो फिल्म का स्वरूप जो है ना इतना डिफाइंड नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से फिल्म नहीं चली। बच्चन साहब तो वही अभिनेता है। तो उसी तरीके से जो एक्टर की बात आपने की ना, तो अब क्या होता है, एक्टर का कंट्रीब्यूशन उसके आगे आता है। अगर उसे डिफाइंड कैरेक्टर मिलता है, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि किरदार में गोश्त मिलता है ना, तो वो उसमें अपना शोरवा डालता है। क्या बात है। आपको इसी लापतागंज के लल्लन जी के किरदार को मैं थोड़ा सा और बताऊंगा ना, तो आपको आपकी बात जो है पूरी होगी मेरी, कि जब मुझे राइटर ने, डायरेक्टर ने, अश्विनी धी साहब जो कि बहुत कमाल के राइटर हैं, निर्देशक हैं, जो इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो मुझे बताया कि राकेश, ये कैरेक्टर जो है ललन जी का, वो हमारे यहाँ अमूमन जीजा और फूफा होते हैं ना, बिल्कुल खानदान में, वो उस तरीके का कैरेक्टर है। जब तक उनसे कहा नहीं जाता तब तक वो कुछ करते नहीं है। हाँ, और वो हर जगह उनका नखरे रहता है, तो वो उस किस्म की चीज़ है। और वो जो है वो कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ को करने से पहले, वो है एक छोटा सा मामूली ऑफिसर पीडब्ल्यूडी में,
लेकिन वो अपने आप को आईएएस ऑफिसर से कम नहीं समझता है। सही। तो तुम कैसे करोगे, क्या करेगा आप, ये बताइए मुझे। तो हमने कहा देखिए ऐसा है, आपने जो तकिया कलाम दिया है, हमसे किसी ने कहा ही, एक्टर क्या करता है ना, अपने आसपास की जिंदगी से ही कैरेक्टर को लाता है, लेके आता है। तो वाकई मेरे फूफा थे दूर के रिश्ते के, जिनको मैं जिंदगी भर ये हरकत करते देखता था। तो जब मुझे ये तकिया कलाम उन्होंने दिया तो मुझे उनकी याद आई और वो ऐसे बैठते थे। अब आप मुझसे कुछ पूछिए, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, बोलिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? हमसे किसी ने कहा है ना। तो ये बोलने का लहजा और ये जेस्चर जो है ना, जी, जी। ये एक्टर का कंट्रीब्यूशन है। क्या बात है। दरअसल एक जो मेरा सवाल था अगला, आपका उसका जवाब आपने पहले दे दिया। मेरा सवाल यही था कि जो भी एक्टर होते हैं वो उनका ऑब्जर्विंग पावर होता है, जी। वो कितना मायने रखता है, वो बहुत मैं मायने रखता है, क्योंकि हम जीवन को ही पोर्ट्रे करते हैं ना। जी। अगर हम आसपास के जीवन को जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे, किसी भी किरदार में कैसे लेके जी आएंगे। जी बिल्कुल सही है। अब रही बात छोटी टाई की, वो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है। ओके। वो राइटर का, डायरेक्टर का नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन है। मेरे एक अंकल हुआ करते थे, हमारे यहाँ ज्यादातर सूट कब पहनते हैं लोग शादियों में, जी। वो सूट कब का होता है, उनकी अपनी शादी का। ये तो बात है, क्लियर है। उनमें से कई लोग होते हैं जिनको टाई बांधनी नहीं आती। जी जी जी। तो मेरे भी एक रिश्तेदार थे दोस्त, बचपन से मैं देखता था कि वो चचा जो है वो सूट पहनते, टाई पहनते, हर शादी में मिलते थे, चाचा थे ना, तो आपको हर शादी में मिलते थे। तो मैं देखता था कि धीरे धीरे चचा की टाई जो है छोटी हो गई। मैंने कारण जानने की कोशिश की, वो एक्टर का क्यूरियोसिटी, बिल्कुल। मैंने जानने की कोशिश की, तो पता मुझे ये चला कि चचा को टाई बांधनी नहीं आती है, और जब भी शादी होता था तभी वो टाई बांधते और धीरे से नॉट ढीला करके खोल कर रख देते थे। तो वो धीरे धीरे कसते कसते जो है ना, वो टाई का वो नाप चेंज हो गया, और मतलब उसकी खासियत ये थी, उसको धोते भी थे ना तो नॉट लगा रहता था, और उसको प्रेस कर देते थे तो उसको जो समोसा होते थे उस पर चमक आने लगी थी। क्या बात है। इतनी बुरी हालत थी। तो जब मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि समझता तो अपने को आईएएस ऑफिसर है, साला क्लर्क, सॉरी है तो वो क्लर्क, लेकिन अपने आप को आईएएस ऑफिसर समझता है, तो कुछ फनी सा होना चाहिए राकेश जी। अगेन ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल। तो मैंने कहा इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैंने वो किया ना, तो मेरे डायरेक्टर ने कहा यार राकेश जी ये ना, क्योंकि टाई को लोग वो मानते हैं ब्यूरोक्रेटिक है, वो आप ऐसे पहने। वहां पर क्या होता है मालूम है, मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, अश्विनी जी से, कि मुझे एक हफ्ता पहनने दो। क्या होता है, कोई भी चीज एक्टर कैरी करता है अगर ठीक से ना, तो वो अच्छा लगता है। मैंने कहा मुझे एक हफ्ते पहनने दो। चैनल वालों ने भी जब पहला एपिसोड देखा तो उन्होंने कहा अरे यार ये छोटी टाई क्यों पहनी। भाई साहब 5.5 साल उसी टाई को पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया ने पसंद किया है। बहुत ही शानदार है। और चाइना से मेरे पास फोन आया था, अच्छा, कि सर आपकी टाई इतनी पॉपुलर हो गई है कि ये लोग यहाँ पे जो है ना, वो चाह रहे हैं कि होलसेल में टाई आपका जो है ना वो बनाए। हमने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, 1 रुपया प्रति टाई जो है मेरा रॉयल्टी होगी। बहुत ही शानदार। एक बार फिर अपन 10वीं में लौटेंगे। ये जो फिल्म है आपकी, ये कैसे अप्रोच हुई आप तक? ये पहले अगर आपने 2 साल पहले मुझे देखा होता तो मेरी मूछें नहीं होती थी। तो मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलता हूँ। उसी दौरान क्या OTTs की चीज़ें शुरू हुई थी, मुझे एक कैरेक्टर के लिए बुलाया गया, 3 बार ऑडिशन लिया गया। वो एक लड़की के फादर का कैरेक्टर था, और तीसरी बार भी ऑडिशन लेने के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? मुझसे कहा गया यार राकेश जी आप फादर नहीं लग रहे हो। हमने कहा यार जितना बड़ा तेरा कैरेक्टर उतना बड़ा मेरा बेटा है, और तुम तो फादर नहीं लग रहे हो। तो उसी दौरान लॉकडाउन शुरू हुआ जी, तो मैंने कहा यार कुछ अपने में बदलाव लाते हैं। मैंने मूछें और ये सब छोड़ दी जी, और थोड़ी दिनों के बाद जो है मूछें आ गई अच्छी, ऊपर वाली तरह से काफ़ी देख रहे हैं ये घनी घनी मूछें। मैंने उसी दिन मेरी एक और फिल्म आ रही है अमेजोन पे, उसका नाम है वो 3 दिन, बहुत ही अच्छी कॉमिक थ्रिलर है। तो जब वो हुआ तो मैंने जो है उसकी वजह से दाढ़ी कटाई,
मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने ये भी रख लिया कि चलो इसके बहाने शायद पिता लगूं मेरे लोग। और उसका फायदा सबसे बड़ा मुझे ये हुआ, अमेजोन पर मेरा एक सीरीज आने वाला है, वेब सीरीज आने वाला है, उसका नाम है गुलकंद टेल्स। वो 3000 साल पुरानी कहानी है। तो उन्होंने मुझे मेरी मूछे देखी, फोटो देखी, हमारे यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो उन्होंने जब देखी तो पत्रलेखा जो आजकल राजकुमार राव की वाइफ है ना, वो उसकी हीरोइन है, उनके फादर का रोल मुझे मिला। मैं बड़ा खुश हुआ, चलो मूछ लगने का फायदा हो गया। ये मूछे जो है तुषार जलोटा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन तक मेरी तस्वीर पहुंची। वो मुझे जानते थे। उन्होंने फौरन मुझे बुलवाया, मुझसे कहा राकेश जी आप बड़े रोल्स करते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर है 4-5 सीन्स है और मुझे आप चाहिए, क्योंकि आप लाला लाजपत राय लग रहे हो उसमें, है। फिर उन्होंने मेरा लुक टेस्ट लिया एंड ही वाज हैप्पी टू सी मी इस तरीके। और मैं भी चाहता था, मैंने कहा ना, मैं भी चाहता था कि कोई तो मैं बायोग्राफिकल कैरेक्टर ये आखिर चाहे कितना भी बड़ा हो। अभी जैसे आपने कहा सर कि 3 बार तीसरा एडिशन में मैं रिजेक्ट हो गया। सर आप इतने समय से सीरियल्स कर रहे हैं, इतने ऑडिशन आपने दिए हैं, तो इस तरह की चीजें क्या कभी हमको हतोत्साहित करती है कि यार तीसरी बार भी इस चीज के नहीं सर, मैं बताऊं आपको एक बात, ये ऑडिशन समझ, मैं डेली सोच करता रहता तो मेरे ऑडिशन की जरूरत ही नहीं होती जी। ये लापता का बंद हुआ तो उसके बाद भी मैंने 2 सीरीज किए, मैंने उसमें भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे पिछले 3 साल से ऑडिशन देना पड़ा, क्योंकि OTT का जमाना आ गया, ये वेब फिल्म्स इनके यहाँ ऑडिशन शुरू हुए। तो मेरा ये मानना है कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अगर वो चाहते हैं मैं ऑडिशन दूं तो मैं ऑडिशन दूंगा, क्योंकि वो भी सेटिस्फाइड हो जाए। फिर वहां मेरा एक और कहना होता है, शायद जिस आप और आपने इशारा किया ना, यार आपको इतना काम करने के बाद भी ऑडिशन देना पड़ता है। हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस होगा, जब आप हाँ करोगे ना, उसके बाद का प्रोसेस मेरा होगा। आपने मुझे इस काबिल पाया बिल्कुल कि मैं उस रोल के लिए सुटेबल हूं, तो आगे मैं स्क्रिप्ट जो है आपकी, वेदर मैं वो कैरेक्टर करना चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा, फिर आपको ये इजाजत भी मुझे देनी पड़ेगी। मैं उस लेवल की बात करता हूँ। दुर्भाग्य है, इतना काम करने के बावजूद कई बार कई जो नए लोग आते हैं वो भी आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ओके डन, फिर रेट और डेट वो मेरे हिसाब से होगा। हाँ भाई आपने भी तो अपनी चीज पूरी की ना, नाउ सेटिस्फाई माय थिंग्स आल्सो। तो दुर्भाग्य है, वाकई दुर्भाग्य है कि 3 बार वाली जो बात थी ना, उसमें ये हुई कि जैसा मैंने कहा मैं पॉजिटिव थिंकर, वो चाह रहे थे मुझे, लेकिन उनके जो भी फाइनल जो डिसीजन होगा ना, उसमें उस फादर के कैरेक्टर के करीब मैं नहीं पहुंच पा रहा था, लुक वाइज कुछ। हाँ ये अलग बात है, जैसा आपने शायद मुझे रखते उस तरीके की, तो मैं लग सकता था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो वो एक विजन भी जो है ना होना चाहिए।